नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। 100 डेज, जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के 100 डेज, 100 दिन का सफर, कितनी आसान हुई सियासी डगर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 100 दिन पूर्ण कर लिए हैं। राहुल गांधी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हिंदुस्तान का जनगण मन टटोलने, भारत जोड़ने का संकल्प लेकर पैदल यात्रा पर निकले, तो कांग्रेस के राजकुमार की इस पदयात्रा को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। पैदल चलना भूल चुके कांग्रेसी 3570 किलोमीटर का सफर आखिर करेंगे कैसे? जगह जगह बिखरी कांग्रेस, लेकिन अब तक पदयात्रा 100 दिन पूर्ण कर चुकी है। और इन 100 डेज की कमाई अगर देखी जाए तो कांग्रेस केडर में उत्साह का संचार जरूर हो चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक कई रंग देखे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जमीनी स्तर पर कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी किसी से छिपी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इस यात्रा से सियासी जमीन पर राहुल को लेकर क्या कोई परसेप्शन बदला है? क्या कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है? क्या राहुल गांधी को इस यात्रा से 2024 की चुनौती के लिए ठोस जनाधार मिल सकता है? यह यात्रा कांग्रेस के लिए तो बहुत मायने रखती है, लेकिन राहुल गांधी के सियासी सफर को भी नए आयाम देने में कितनी सफल होती है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 100 डेज में राहुल गांधी और साथ ही तमाम नेताओं का। राम राम साहब, दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, हिंदू विश्व हिंदू परिषद का इनके साथ बैठ जाए और बहस कर ले। दित्ता ज्ञान इनको धर्म का है। ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को नहीं है। और ये जो पिक्चर पेंट करी थी, जिसके शिकार आप लोग भी हुए थे, कितना हजारों करोड़ रुपए इन्होंने सोशल मीडिया में लगाया कि इनकी इमेज ऐसी बना दो, पर ये तो अभी 2 महीने हुए। आप देखिएगा अगले 2 महीने में क्या होगा। राम राम। तो 100 दिन, 8 राज्य, 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफर कर चुके हैं राहुल गांधी। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि आखिर सफर की शुरुआत जो हुई है, आगाज जिस तरीके से हुआ है, कितना समर्थन मिल पाएगा, कितने कांग्रेसी जुट पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में एक उत्साह देखा जा रहा है। तमाम चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेहमानों का परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सचिन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, सचिन जी जुड़ेंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आचार्य विष्णु गुप्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, शुरुआत में योगेश गुप्ता जी आपसे ही करना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा, एक नए लक्ष्य को लेकर राहुल गांधी चले, 100 दिन का सफर अब हो चुका है। 100 डेज को लेकर कितनी आश्वस्त नजर आ रही है कांग्रेस, जिन लक्ष्यों को लेकर, जिन बातों को लेकर और जिन चीजों को लेकर जो निर्धारण किया गया था कि अब भारत जोड़ने के लिए पैदल पैदल चलना होगा, हर राज्य, हर गली, हर मोहल्ले से गुजरना होगा, जनता से मुखातिब होना होगा। जो लक्ष्य आपने लिया था, उसको देखकर क्या लगता है इन 100 दिनों में कितने आसपास पहुंच पाए? देखिए सुनीता जी, राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से ये कहा था
कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं भारत को जानने के लिए निकलूं। जी। पिछले कई वर्षों से वो ऐसा करने की सोच रहे थे। अब जाकर उनको सही समय मिला और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो थोड़ा राजनीति से हटकर है। जी। पिछले 8 वर्षों में जो भारत की सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाई गई है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा गया है, जो भाई को भाई से लड़वाया गया है, जो आपसी वैमनस्य की राजनीति की गई है, जो अवसरवादिता की राजनीति की गई है, उसको खत्म करने के उद्देश्य से जनता के बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है और लगभग मीडिया के सभी बड़ी ग्रुपों पे बगैर मोदी जी और बगैर अमित शाह के इशारे के कुछ भी नहीं होता। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी जी जनता के हालात जानने, जनता की अदालत में जनता के बीच में पहुंचे और निश्चित रूप से 7 राज्यों की यात्रा के पश्चात हर राज्य में जी। एक उनको जो जन समर्थन एक के बाद एक अपार मिलता चला गया है, उसमें चाहे छात्र वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हो, किसान भाई हो, युवा बेरोजगार भाई हो, ये सारे वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग हो, आप सम्मानित मीडिया से भी कई लोग जुड़े, बॉलीवुड से भी कई लोग जुड़े, हमारे जो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं वो भी जुड़े, तो कई महान विभूतियां भी इस यात्रा में जुड़ी जी। तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य लेकर राहुल गांधी जी निकले थे उसमें जनता ने उन्हें अपना भरपूर प्यार, आशीर्वाद और जन समर्थन दिया है जी। आज राजस्थान के दौसा में 100वां दिन था और अपार जन समूह था और ये भीड़ सुनीता जी इकट्ठी नहीं करी गई थी जी। 200 या 500 रुपए में योगेश जी, भीड़ वहाँ कलेक्ट एक नहीं की भीड़ गई और थी। भी नजर आई जो कि नहीं, सचिन एक पायलट के मिनट, समर्थन में भी नारे लगाती नजर आई। जी मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। जी। वहां पर ना ही स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कोई भीड़ इकट्ठी हुई, ना ही कोई किसी प्रकार के ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत के दिशा निर्देश थे जी। ये स्वेच्छिक भीड़ थी जो अपने दुख दर्दों को बांटने राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है और राहुल जी पूरे ध्यान से चलते चलते जहां रुकते हैं वहां हर वर्ग से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार 2024 में बनेगी तो हम इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण अवश्य करेंगे जी। और ये सही बात भी है। तो देखिए जो उद्देश्य था राहुल गांधी का कि भारत जोड़ो यात्रा मतलब भारत जुड़ रहा है, अखंड भारत के लिए यात्रा निकाली का मानना गई है कि 100 दिन में एकता के लिए यात्रा निकाली गई है। अनेकता में एकता के लिए और बीजेपी की तरफ एक इशारा किया है कि कहीं ना कहीं अब जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा पूरा प्रायोजित हो गया है। अब राहुल गांधी को रास्ते पे उतरकर, सड़कों पर उतरकर इस तरीके से पदयात्रा करनी पड़ रही है ताकि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लोगों को जोड़ सके। कांग्रेस कितनी जुड़ती नजर आ रही है आपको, सचिन जी? देखिए सुनीता जी, जो भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हुए हैं, तो 100 दिन तो पूरे हुए हैं, लेकिन सत्ता के सपने जो वो अधूरे हैं आज भी इनके। एक्चुअली सत्ता के सपनों के लिए इन्होंने यात्रा निकाली है, तो खंडित कांग्रेस के खंड खंड होने की संभावना अपार है। लेकिन योगेश जी कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है, ये तो भारत जोड़ने के लिए निकाली गई यात्रा है। हाँ नहीं है ना, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि खंडित कांग्रेस के खंड खंड होने की संभावना अपार है। अपनी ही महिला नेत्री की अस्मिता करते तार तार है और पाने को राजनीतिक रोजगार एक 51 वर्षीय युवा भटक रहा द्वार द्वार है और सत्ता प्राप्ति के लिए हर कृत्य करने को तैयार है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की दरकार है। कुल मिला के जो परिस्थिति इनकी है वो ये है कि ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये लाख बताए राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के जो कांग्रेस के झंडे उसमें लेके लोग निकल रहे हैं, जो व्यवस्था वहां पे हो रही है, जिस प्रकार यात्रा की शुरुआत में संघ का एक पोस्टर लॉन्च करते हैं जिसमें संघ की गणवेश को आग लगाते हुए बताई जाता है, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग साथ में चलती है, जिसमें हिंदुत्व को कुरूप कहा जाता है, हिंदुत्व को गाली दी जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे पादरी के साथ में उनकी पहली मुलाकात होती है यात्रा के शुरुआती दौर में ही, जो कि विवादास्पद रहते हैं और भारत माँ का सतत अपमान करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे हैं कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगती है ये बात कि जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं
और जो मैंने बात करी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जो मैंने बात करी है, जो मेरे हिंदुत्व के कुरूपता की मैंने जो बात करी है, उसकी परिणति कहीं ना कहीं जो है वो राजा पटेरिया जी के रूप में आपको हमें सामने नजर आती दिख रही है कि उन्होंने किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द कहे थे। तो वो यही सब जो भड़काया जा रहा है यात्रा में, उसी की परिणति आपको हमें इस रूप में सामने नजर आ रही है। कुल मिला के पूरी राजनीतिक यात्रा है, लेकिन माइलेज राजनीति लेना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीति का चोला ओढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इन्हीं के सचिन पायलट जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि सचिन पायलट जी का कहीं ना कहीं उसमें नारे लगे हैं उनके समर्थन में, वही सचिन पायलट जब मध्य प्रदेश में मिलना आए थे तो उनको गद्दार कहा गया था। माननीय अशोक गहलोत जी ने गद्दार कहा था। इनके राजस्थान में जब यात्रा चल रही है तब माननीय राहुल गांधी जी को एक बार सिरोही में जो कार्तिक भील की हत्या हुई है उस विषय पे भी एक बार अपना मुंह खोलना चाहिए कि एक आदिवासी की हत्या हुई है और पूरा गहलोत सरकार चुप क्यों बैठी हुई है। जी। जो अलवर में एक निर्भया कांड जो हुआ था उस पर पूरी कांग्रेस मौन थी, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। इनकी जो राष्ट्रीय महासचिव वो कहती कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जब एक लड़की की ये परिस्थिति बनी तो वो लड़ने के लिए राजस्थान में क्यों नहीं आई थी वो। तो कुल मिला के इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ढोंग है, एक अपने आप को रिलॉन्च करने का, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास है जो पुनः असफल होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बिल्कुल। तो एक आश्वासन मुझे कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है, योगेश गुप्ता की तरफ से, कि जो लक्ष्य था, जो निर्धारित था, वो पूर्ण हो रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम राजनीतिक विश्लेषक का भी रुख कर लेते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों की चर्चा भी सुन रहे हैं। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? विष्णुगुप्त सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है जी। अभी योगेश गुप्ता जी की बात आपने सुनी, सचिन सक्सेना जी की बातचीत आपने सुनी, लेकिन आपके परिदृश्य से, आपके हिसाब से, मैं अगर इन 100 दिन 100 डेज को अगर हम देखें, जिस तरीके का परिदृश्य, जहां बीच में चुनाव भी हुआ, उस बीच राहुल गांधी हिमाचल छोड़कर मध्य प्रदेश में नजर आए और वहां की कमान जो है वो संभालती नजर आई उनकी बहन, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को देखते हुए बहुत सारे आरोप भी लगे, बहुत सारे विवाद भी राहुल गांधी के साथ और भारत जोड़ो यात्रा के साथ देखने को मिले। एक तरफ जो राजा पटेरिया का बयान आया वो भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उनके ही जो बड़े नेता मंत्री हैं वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन को? ये देखिए, एक कहावत है कि 100 चूहे खाकर के बिल्ली चली हज करने के लिए जी। तो राहुल गांधी देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जितने ग्रुप रहे हैं देश भर में, जो स्लीपर सेल रहे हैं, उन सब के आइकन रहे हैं, उन सब का संरक्षण देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने के पहले तमिलनाडु में एक ऐसे ईसाई पादरी से जाकर के मुलाकात की थी और उनसे जो है राय ली थी, उनका संरक्षण मांगा था, जो न केवल हिंसक है, न केवल जो है तोड़क है, बल्कि भारत माता को वो ईसाई पादरी गाली देता था जी। उसके खिलाफ जो है कोर्ट ने कहा कि ये हिंसक व्यक्ति है, ये समाज में रहने लायक नहीं है। वो ईसाई पादरी जो है जेल भी गया था, ये कोर्ट का कहना है। उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना ये बताता है कि इनका भारत जोड़ो यात्रा जो है भारत जोड़ने के लिए नहीं है, भारत विखंडन के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहा जाना चाहिए, ईसाई और मुस्लिम जोड़ो यात्रा जो है कहा जाना चाहिए जी। इनका ईसाई और मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। और आप भोपाल में है, भोपाल में जो है इनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं कि नहीं लगे हैं? इनके नेता जो है मोदी को जो है बोटी बोटी काट करके फेंकने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके नेता मोदी के मर्डर कराने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके नेता जो है उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियों के जो है मुस्लिम बलात्कारी के खिलाफ चुप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उत्तर प्रदेश में 2 बहनों को, 2 दलित लड़कियों की जो है मुस्लिम बलात्कारियों ने जो है हत्या कर दिया, लेकिन वहां प्रियंका नहीं गई, सोनिया गांधी नहीं बोली, राहुल गांधी कभी नहीं बोला। सरदा हत्याकांड में भी इन लोगों ने नहीं बोला। अगर पीड़ित कोई दूसरे समुदाय से है और हत्यारे हिंदू हैं तभी ये बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह राजस्थान की करते हैं, राजस्थान में मंदिरों में जो है
ये कांग्रेस की सरकार जो है नमाज पढ़वा रही है, पुलिस संरक्षण में पढ़वा रही है, ऐसी खबरें आई हुई है जी। पूरी इन तरह तमाम से जो चीजों है से देखकर क्या राजस्थान लगता में है गुप्ता जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा जो संकल्प राहुल गांधी ने उठाया है, जो कांग्रेस के राजकुमार कहे जाते हैं, क्या वो अपना विस्तार कर पाएंगे साम्राज्य का? क्योंकि एक अश्वमेध की तरह, वो यज्ञ की तरह नजर आ रहे हैं, हर तरफ पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस खेमे में ही गुटबाजियां देखने को मिल रही है। देखिए, ये इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये विश्व जोड़ो यात्रा कह लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इनकी पूरी जो है राजनीति इतना हिंदू विरोधी है, बहुसंख्यक विरोधी है, मानवता विरोधी है और मानवाधिकार विरोधी है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, और जो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई की बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं बनेगी। जी, क्या कहेंगे योगेश गुप्ता जी? कांग्रेस की जो कब्र खुदी थी वो हिंदू विरोध के कारण खड़ी थी। इन्होंने हिंदू आतंकवाद ला करके अपनी कब्र खोद दी है और उस कब्र से ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और राजीव गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने हिंदुओं को भड़काने के लिए क्या क्या कहा है, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और शिवराज पाटिल ने जो इनके पुराने गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कृष्ण आतंकवादी थे, कृष्ण जिहादी थे। योगेश जी, मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ, मैंने आपको पर्याप्त टाइम पहले दिया था। लेकिन जब राहुल गांधी इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, शिवराज पाटिल को नियंत्रित नहीं करते हैं, कर्नाटक के जो है प्रदेश अध्यक्ष को नियंत्रित नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि स्वयं सेवक नहीं बोलनी चाहिए, तो बहुसंख्यक समाज जब इनके साथ नहीं जुड़ेगा तब इनके लिए कोई संभावना देश में नहीं बनती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने 2014 में हार को लेकर के एंथोनी कमेटी बनाई थी। ए.के. एंटोनी ने रिपोर्ट दी है कि हिंदू विरोध के कारण कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक मान लिया देश की जनता, इसी कारण मोदी की जीत हुई है। अभी भी वही परिस्थितियां लगातार चल रही है और कांग्रेसी लोग एंथोनी कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते? जरा कांग्रेस प्रवक्ता से आप जो है पूछ लें कि एंथोनी कमेटी में क्या क्या बातें थी। एंथोनी कमेटी की रिपोर्ट ये लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते? एंथोनी तो इन्हीं के आदमी थे, मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री, उन्होंने रिपोर्ट दिया है। जी, क्या कहेंगे? देखिए सुनीता जी, निवेदन ये है कि समय मुझे उतना ही दीजिए जितना आरएसएस प्रमुख को दिया है आपने। सर अभी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने जोड़ा है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सचिन जी आरएसएस के हैं महाशय। जिस प्रकार इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला है ना, अगर कोई इल्जाम लग रहा है तो उसमें आप सफाई दीजिए, आप उसमें बात रखिए स्पष्टता से, लेकिन किसी इस तरीके से इल्जाम आप मत लगाइए आरएसएस प्रमुख। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमने उनको जोड़ा है। इल्जाम नहीं है, ये जहर उगला है उन्होंने। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये जो महोदय बैठे हैं, इन्होंने शायद राहुल जी का शुरुआती वक्तव्य नहीं सुना, राम राम करके उन्होंने संबोधन किया। ये वही कांग्रेस है जो राम के सबूत भी मांगा करती थी, जिनके अभी भारत जोड़ो यात्रा में जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जहां पर स्वरा भास्कर के ऊपर भी इल्जाम लगे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार कांग्रेस को भी समझनी होंगी कि आखिर विवादित चीजों को लेकर क्यों। जी सुनीता जी, देखिए मेरा निवेदन ये है कि एक तरफा डिबेट अगर आयोजित करनी है तो कांग्रेस के लोगों को मत बिठाया करो। सर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछ रही हूँ। अगर आप जवाब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आप निकले हैं तो आपको जनता को जवाब भी देना होगा सर। की जवाब लोगी तब तो देंगे ना, जवाब ही नहीं आने दे रही हो आप। जी बताएं। है बिना टोके आप बीजेपी वाले को सुन रही हो, बिना टोके आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महोदय को सुन रही हो। तो सबसे पहले मैंने आपको ही मौका दिया था सर, मेरे बोलने से पहले आप शुरू हो गई। जी बोले। देखिए सुनीता जी, भारत जुड़ रहा है और भारत को खंड खंड करने वाले लोग आज सत्ता में काबिज है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर दो बातें कहूंगा। ये टुकड़े टुकड़े शब्द तब से भारत की राजनीति में आया जब से एक गैंगस्टर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जो तड़ी पार रह चुका है। तो और हिंदू आतंकवाद की बात करने के वाले लोग
हिंदुओं को, सबसे ज्यादा हिंदुओं का दोहन कर रहे हैं ये लोग। आज टैक्स के नाम पर, कर वसूली के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जेब कटौती की जा रही है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जेबें भर रहे हैं भ्रष्टाचार कर करके। केवल हिंदू और मुसलमान करके इनकी डिबेट पूरी होती है, हिंदू मुसलमान करके इनकी राजनीति होती है। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, और इसमें हिंदू भी जुड़ रहे हैं और मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, सिख भी जुड़ रहे हैं, ईसाई भी जुड़ रहे हैं। जो अनेकता में एकता की बात मैंने कही थी वो प्रमाणित हो रही है इस यात्रा के दौरान, और ये देखकर आरएसएस वालों को, इस यात्रा में, पार्टी के लोगों को दर्द हो रहा है। जो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले वो भी अगर भारत जुड़ गया तो हमारी पाखंड की राजनीति कैसे सफल होगी, हम लोग कैसे सत्ता पर काबिज होंगे। वो लोग देखिए कुछ भी कहते रहे, लेकिन भारत की जनता देख रही है कि पिछले 8 सालों में हम देशवासियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। ये मोदी जी की हत्या की बात को दूसरे परसेप्शन में बता रहे, किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी के ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका एकमात्र तात्पर्य ये था कि मोदी जी को हराओ। सर योगेश गुप्ता जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया सर, एक सवाल मैं पूछ लूं अगर आपने अपनी बात रखी हो। आपने कहा कि एक जो वीडियो आया उसका आपने जिक्र किया और लगातार अब राजा पटेरिया जी जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो जो है सत्यापित हुआ है, प्रमाणित हुआ है, तब जाकर उनको जेल पहुंचाया गया है। उसमें इन द सेंस आपने भी बोल दिया, इन द सेंस आपके प्रवक्ता भी कहते हैं, और आपके जो मंत्री का दर्जा प्राप्त राजा पटेरिया जी हैं वो मंच पर खड़े होकर ये बात करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को हराना है तो उनको मारो। वहां पर इन द सेंस में हार लगा दिया उन्होंने। ये वीडियो आप 2-3 बार और देख लीजिएगा। और इस बात से सचिन सक्सेना जी भी कितना इत्तेफाक रखते हैं और साथ गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक तरफ आप बात कह रहे हैं, सर सुनिए ना मेरी बात। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जीप से बांधकर घसीटा गया, उनकी बहन बेटियों, प्रधानमंत्री के लिए हत्या शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। आदिवासियों महिलाओं के साथ बलात्कार करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हम नहीं कह रहे, एनसीआर के आंकड़े कह रहे जो मोदी सरकार के। जरा राजस्थान के भी आंकड़े देख लीजिए सर। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान और सर राजस्थान में भी देख लीजिए 6337 रेप केस है महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध हो रहे हैं। ये आपने की जनता का नुकसान कर रहे हैं इस प्रकार की डिबेट आयोजित करके। जी डिबेट सार्थक होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपने इल्जाम लगाए हैं सर, तो बात भी सुन लीजिए। आप हत्या को इन द सेंस करके हार कह रहे हैं, तो कम से कम ये निंदा तो करिए। भारत जोड़ो यात्रा आज आपकी डिबेट का विषय था, उस पर इन्होंने जो है नकारा। पता नहीं क्या क्या अनर्गलन वार्तालाप कर रहे हैं। आपसे सवाल किया जा रहा है, सवाल का जवाब आप दीजिए। समय जाया कर रही है। राजा पटेरिया जी ने जो बयान दिया, सर ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम 100 दिन का जिक्र कर रहे हैं। अगर डिबेट आप देख रहे हैं सर, आपने मुझे कहा 100 दिन की उपलब्धियों पर भी बात हो रही है, और 100 दिन में योगेश जी रोशनी नहीं डाल रहे, योगेश जी रोशनी नहीं डाल रहे हैं। बता रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट वर्ग, कॉलेज स्टूडेंट, युवा, बेरोजगार, किसान, हर वर्ग जुड़ रहा है। ये आपके मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन आप हिंदू मुसलमान के बिना आपकी डिबेट पूरी नहीं होती। हिंदू मुस्लिम का नाम मैंने नहीं लिया है। पैनल में तमाम जो गेस्ट होते हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं, और अगर आपसे कोई सवाल किया जा रहा है इन 100 दिनों में क्या उपलब्धि रही, तो जवाब आप दे सकते हैं। दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री के ऊपर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए। दत्ती गांव जी उस मंत्री का नाम है, और वीडियो वायरल हुआ। क्या उस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के जो महाशय बैठे वो संज्ञान लेंगे? उस मंत्री को हटाएंगे उसके मंत्री पद से? क्यों? वो लड़की ने क्या दिखाया उस मोबाइल पर? और दूसरे दिन अपनी जो प्रोफाइल है फेसबुक, उस पर लिखा आई एम गोइंग, आई एम लेफ्ट। क्या कारण है? किस प्रकार उस लड़की पर दबाव बनाया गया? भोपाल की लड़की है, वो राजधानी की लड़की है। तो लड़कियों का दोहन, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार नैतिकता की बातें करे, उचित नहीं है कहीं से भी। देश और प्रदेश की जनता देख रही है। क्या कार्रवाई हुई है? जब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे तो आपके यहाँ से उमर सिंघाल जी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? वो जवाब आपको ही देना चाहिए। उनके लिए एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए सचिन जी चलिए ये तमाम मुद्दों पर हम बाद में बात कर लेंगे। आज हम 100 दिन की उपलब्धि और 100 दिन को लेकर हम बात कर रहे हैं। उस बीच जो भी घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें चुनाव हुए हैं, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को कितना फायदा नुकसान हुआ, और क्या 100 दिन के इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो एफर्ट डाला है उसको लेकर आगे जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं उसमें कितना रिजल्ट मिल सकता है, जनाधार मिल सकता है। सचिन जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, योगेश जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो।
इस पूरे 100 दिन में अगर हम देखें, लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में जो निराशा थी, कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जब एकजुट होने पर निकले हैं, कहीं ना कहीं अब जब कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में ना जाएं तो क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई कांग्रेस में एक उत्साह, एक जोश देखा जा रहा है आगामी चुनावों के लिए? बिल्कुल नहीं सुनीता जी। जी, अगर ऐसा कुछ होता तो मध्य प्रदेश में जब यात्रा आई थी तो इनको छत्तीसगढ़ से अपने कार्यकर्ता बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। इनकी यात्रा में इनकी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उससे ज्यादा तो उस यात्रा में पुलिस वाले नजर आ रहे थे, सुरक्षा कर्मी उस यात्रा में नजर आ रहे थे। दूसरी बात में आता हूँ, लोग किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक उत्सव होता है। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां ये यात्रा नहीं जा रही। माननीय राहुल गांधी जी वहां पर नहीं गए, वहां पे उस जगह पे, क्योंकि वो एक बड़े नेता कांग्रेस के हैं तो उनको वहां पे जाना चाहिए था प्रचार के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी माननीय वहां पे नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलना, परिणति चुनाव की क्या होनी है, तो वो हार का ठिकरा अपने सर नहीं फोड़ना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का सर चुन के और नहीं, हिमाचल में प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी संभाल रही थी, तो प्रियंका गांधी जी यहाँ क्यों नहीं आई? नहीं, गुजरात में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आई? राहुल गांधी जी गुजरात में क्यों नहीं गए? एक बार होकर आके और वापस आ गए और वो एक सीट जिस सीट पर गए थे आपके तो तमाम नेता दमखम के साथ पहुंचे थे सर, बीजेपी के तमाम नेता गुजरात पहुंचे, हिमाचल भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक नीति है, नेता है, नेतृत्व है, नियत है, तो कहीं ना कहीं जब इतने सब चीजें हैं तो हमारे नेता तो वहाँ पहुंचेंगे ना। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया उन्होंने वहां जाके, एक जो समन्वय होता है समन्वय के साथ वहाँ पे कार्य, उसके परिणाम आपके और हमारे सामने है कि आज हमने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की वहाँ पे जी 156 सीटों में हम जीते वहाँ पे। तो जो स्थिति इनकी कांग्रेस की है वो कांग्रेस की स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी को पता था कि गुजरात की उनके सिर हार मरनी है, तो उन्होंने वहां पे अपना सिर बचा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सिर आगे कर दिया और हार का सेहरा उनके सिर पर पहना दिया। जो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो इससे बड़े लोकतंत्र के जो उत्सव होता है उसमें अगर भागीदारी नहीं कर रहा है तो वो कैसे राजनीति क्षेत्र में कार्य कर रहा है, बताइए ना मुझे। जी चलिए, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए सुनीता जी, मेरे मित्र सचिन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी गुजरात क्यों नहीं गए चुनाव में। अरे बड़ा हास्यास्पद बयान आपका इसलिए है कि 7 सितंबर को वो यात्रा शुरू हो गई थी और उस समय चुनाव घोषित नहीं हुए थे और राहुल जी ने अपनी यात्रा शुरू करते हुए ही ये कहा था कि मेरा लक्ष्य कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का है, मैं इधर उधर कहीं नहीं झांकूंगा, न जाऊंगा। तो राहुल गांधी जी अपने एक स्पष्ट उद्देश्य को लेकर निकले हैं और उसी उद्देश्य के ऊपर आज भी कायम है। रही बात गुजरात चुनाव में, अरे सुन तो लो, सुन लो भाई, सुन लो, घबराओ मत, बौखलाओ मत, आपका समय आएगा तब देखना, आपका समय आए तब बोलना। तो फिर उनको गुजरात चुनाव में माननीय मोदी जी घर घर जाते हैं, अमित शाह गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, 1 घंटे में 16,000 वोट डल जाते हैं। 1 घंटे में 16,000 वोट कौन सी ईवीएम मशीन से डलते हैं आप बताइए सुनीता जी? गुजरात में 1 घंटे में 16,000 वोट डले एक मशीन में। ऐसी कौन सी मशीन है भारत में कि 1 घंटे में 16,000 वोट? ईवीएम को लेकर हर बात होती है सर, वही ईवीएम राजस्थान में आपको हराती है तो वही ईवीएम आपको हिमाचल में जिताती भी है। का कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। हिमाचल में क्लियर मैंडेट जनता का मिला है। योगेश जी, इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? वही ईवीएम अगर आपको हिमाचल में जिता रही है, वही ईवीएम अगर गुजरात में अगर आप हारते हैं तो फिर ईवीएम पर क्यों पहुंच जाते कर रहे हैं? गुजरात के जनादेश का हम सम्मान कर रहे हैं, हम ईवीएम पर ठीक नहीं बोल रहे। माँ मोदी जी पूरा प्रधानमंत्री का कर्तव्य भूलकर, अमित शाह जी गृह मंत्रालय का कर्तव्य भूलकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर भटके हैं पार्टी के प्रचारक बनकर। 70 साल के इतिहास में ये बहुत ही निंदनीय बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों की उपलब्धि पर नहीं, घर घर जाकर अपने नाम के ऊपर वोट मांग रहा है। ये गुजरात की जीत का एक राज था। दूसरा राज मैंने बताया कि नेहरू जी जब 1952 में 1952 चुनाव में नेहरू जी ये बात क्या पहराने नहीं गए थे क्या? बाबा इस प्रकार आप धांधलियों के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी तरफ सर हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ आचार्य विष्णु गुप्त जी भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जाएगा
आपका नेतृत्व तो भागते फिर रहा है। योगेश जी आपसे निवेदन है आपका नेतृत्व सर तो मुंह निवेदन चढ़ा है रहा है आपसे, चुनाव से। व्यक्तिगत जी, टिप्पणी ना करें। मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं, आरएसएस बोलिए ना सर, क्या बुराई है उसमें? मैं आपसे राष्ट्रीय पहले कह चुकी स्वयंसेवक हूँ, संघ से मैं विश्लेषक बोले। डिबेट में जिनको जिस आधार पर जोड़ रही हूँ, अगर आप कांग्रेस के हैं तो मैं आपको कांग्रेस ही कहूंगी। हाँ, तो वो आरएसएस उनके आगे उनको भी मैं जोड़िए उनको आरएसएस राजनीतिक प्रमुख। विश्लेषक कह रही हूँ, तो सर आप इतनी जहमत ना उठाएं। जी गुप्ता जी क्या देखिए, कहेंगे? आचार्य और ये जो प्रमुख होते हैं आरएसएस में होते हैं, राजनीतिक विश्लेषण में तो होते नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता मुझे जो होते हैं वो संघ में होते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस का चरित्र बता रहा है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए कि राहुल गांधी को क्या राम का नाम लेने का हक है। कांग्रेस ने राम के सर्टिफिकेट को जो है नकारा था। राम सेतु मामले में जो है राम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दी, राम के नाम पर चंदाखोरी, राम के नाम पर लूटा मोरी। राम भगवान आपके मुंह में राम, बगल में नाथूराम, मुंह में राम, बगल में नाथूराम लेके घूमते हो आप लोग। पाखंडियों सब एक से बढ़कर एक, पूरा पाखंडियों की जमात आरएसएस में भरी हुई है। और आप योगेश गुप्ता जी अभी आपने ही कहा था कि डिबेट जो है वो आज आरएसएस पर नहीं हो रही है, आज डिबेट हो रही है 100 दिन पर। इस पर बात रखिए सर। ये सर्टिफिकेट बात में बताइए, अब राम का नाम लेने के लिए जब ये इल्जाम आप पर लगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले आपने आरएसएस का पोस्टर जलाया, उस बात से भी आप नाराज हुए थे। वही जो राम रची राखा, राम तो सर्वमान्य भगवान है। राम हर आदमी की जुबान अच्छी पर, बात है, कम से हर कम आदमी के राम दिल नाम में के हाथ से है। और राम का नाम लेने के लिए इनकी अनुमति चाहिए, बताइए आप। ये राम का नाम लेने के लिए इनकी अनुमति चाहिए। कितनी गंदी बात कही है योगेश जी इन्होंने। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सर, आप जब बोल रहे थे तो बीच में वो नहीं बोले थे, तो कम से कम उनको एक बात बात रखने बताइए ना दीजिए। सुनीता जी, एक बात बताइए, राम का नाम लेने के लिए इनकी अनुमति चाहिए क्या? अरे भाई भगवान राम के नाम की स्तुति सुना दीजिए। श्री राम जन्म, आप श्री राम की जो स्तुति होती है, श्री राम दारुणम नवकंचलोचन, ये वाली स्तुति सुना दीजिए जरा। आप भगवान श्री राम के नाम पर आपको कितना आता है, जरा बताइए अपनी जानकारी। आप लोगों ने दिया है। श्री राम की स्तुति बताइए, श्री राम जी की जो स्तुति है, जन्म स्तुति, वो बताइए। स्तुति के लिए हम कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि 100 दिनों में राहुल गांधी कितना अपना सियासी सफर तय कर चुके हैं, आखिर कितना उनको समर्थन मिल रहा है, और इस समर्थन के साथ साथ क्या कांग्रेस पर जो लगातार इल्जाम लगते आए हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होती, कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो खत्म नहीं होती, क्या राहुल गांधी की ये यात्रा उसको लेकर भी सफल हो पाएगी? राजस्थान का अगर हम जिक्र कर लें, जहां एक तरफ, सर मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूं गुप्ता जी, जहां पर राजस्थान में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, समर्थन में लोग पहुंचते हैं, वहां एक तरफ सचिन पायलट के समर्थक पहुंच जाते हैं, वो उनके नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम भारत को जोड़ने निकले हैं। तो कांग्रेस में जो ये अंदरूनी कलह है ये बार बार निकल कर आती है। हमने हिमाचल में देखा, जहां गुजरात में सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन होंगे, नाम का ऐलान तुरंत। लेकिन हिमाचल में हमने क्या देखा, एक साथ इतने लोग निकल कर आए सामने से, जहां पर दावेदार पे दावेदार पेश हो रहे थे। वो स्थिति अब राजस्थान में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेसियों पर भी पड़ेगा? क्या वो भी एकजुट होकर नजर आएंगे? क्या वो भी जुड़ जाएंगे? देखिए, जो स्थिति कांग्रेस की पंजाब में हुई थी, वही स्थिति राजस्थान में होगी। जिस तरह से सिद्धू को वहां पर जो है खुला छूट दे करके सिद्धू को जो है भस्मासुर बनाया गया है, वो उसी तरह की राजनीति जो है कांग्रेस का नेतृत्व राजस्थान में खेल रही है। और अगले राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस साफ हो जाएगी। कांग्रेस एक नहीं कई खंडों में विभाजित है और केंद्रीय नेतृत्व अपने कमजोरियों के कारण जो है राजस्थान में जो है हारेगी और राजनीतिक प्रबंधन करने में नाकामयाब है। कांग्रेस पहले अपने घर को सुधारे। कांग्रेस जो है सर वही कोशिश तो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जोड़ने निकले हैं। देश की जो सनातन की जो संस्कृति है उसका जो है उसका गर्व करना जो है सीखे तो कांग्रेस के लिए बात बन सकती है। न तो राहुल गांधी एक तो क्या 200-400 जो है यात्राएं निकालने कोई संभव नहीं है, कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगी। हाँ, इनकी उपलब्धि हुई है,
उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो है मुसलमानों को जोड़ने में कामयाब हुआ है, ईसाइयों को जोड़ने में कामयाब हुआ है। ये ईसाई और मुस्लिम वोट के हकदार हैं। अगले विधानसभा चुनावों में ईसाई और मुसलमानों को इनको समर्थन मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो है मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ सर, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सवाल करना चाह रही हूँ। जिस प्रकार से योगेश गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई विशेष पक्ष ना रखें बीजेपी और कांग्रेस का, आप ये बताएं कि जो 100 दिन की यात्रा है, जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी निकले, क्या ऐसा लगता है कि जो जनाधार खिसकता नजर आ रहा था या जो एक कांग्रेस में अंदरूनी कलह का माहौल बन रहा था, अब लेकिन एक जोश नजर आ रहा है? हालांकि उनके ही नेता, उनके ही मंत्री कहीं ना कहीं बीच में सेंधमारी ऐसी कर देते हैं, ऐसे जवाब दे देते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है। लेकिन अगर राहुल गांधी इस पथ पर बढ़ रहे हैं तो क्या 2023 के विधानसभा और 2024 की हम बात करें तो कहीं कांग्रेस को इससे बल मिलता नजर आता है? मुझे लगता नहीं कोई बल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस इतना जर्जर हो चुकी है। कांग्रेस अपनी आंतरिक विसंगतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ बाहरी तौर पर कांग्रेस दिखा रही है कि मैं मजबूत हूँ। अगर कांग्रेस अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर कर ले तो कोई संभावना बन सकती है। बिल्कुल मंथन तो जरूर होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकती है, सरकार नहीं बना सकती है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ कहीं विकल्प न हो वहाँ कांग्रेस के लिए संभावना बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर जो है लालू जैसा, मुलायम जैसा, अखिलेश जैसा विकल्प होता तो वहाँ पर कांग्रेस को लोग चुनते नहीं। हाँ, जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत संभावना जरूर बनती है। जी योगेश जी, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ। जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश से जब यात्रा गुजरी, राजस्थान पहुंची, अब यहाँ पर जब सवाल किया जाता है राहुल गांधी जी से, और ये सवाल हमेशा होता है कि नेतृत्व को लेकर एक सवाल होता है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि किसको आप सीएम बनाएंगे, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर हमेशा चुप्पी हो जाती है। और अब जब ये सवाल राजस्थान में भी पूछा गया तो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं हूं, ये आप खड़गे जी से सवाल पूछिए। तो कुल मिलाकर ये इल्जाम अगर लग रहे हैं कि आपको यही नहीं पता कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, हालांकि बीजेपी में ये स्पष्ट होता है क्योंकि जो पार्टी है वो संगठन के तौर पर काम करती है, तो क्या बिखराव कांग्रेस में है, संगठन मजबूत नहीं है कि हम ये जवाब ही नहीं दे पाते कि चेहरा कौन होगा? देखिए, आप जनता की दिमाग में अगर अपने चैनल के माध्यम से बार बार ये बात घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। सर मैं सवाल पूछ रही हूं सर, इल्जाम आप बार बार लगाते हैं सर मीडिया पे। सुन तो लो आप अगर जनता के दिमाग में ये घुसेड़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। समझदार है सर, मेरी बात से कोई असर नहीं पड़ेगा। जी मैं मुझे बोलने तो दो। जी बोलिए। तो कम से कम जनता हमारी समझदार है, वो भली भांति जानती है कि 125 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी में कई ऐसे महत्वाकांक्षी नेता आए और गए, पार्टी यथावत उतनी ही मजबूती से देश में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी भारत की रीढ़ है, भारत के निर्माण में कांग्रेस ने बलिदान दिया है, शहादत दी है। हर कांग्रेसी को अपने भारत के निर्माण के लिए लड़ना आता है, जूझना आता है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ इस समय, मैं जूझ रहा हूँ। कांग्रेस भी आपस में भी लड़ रही है सर, कांग्रेस आपस में भी लड़ रही है। मध्य प्रदेश में वही स्थिति हुई, देखिए सिंधिया जी निकल गए, अब यहाँ सचिन पायलट जी का भी कहीं ना कहीं तेवर नजर आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से जो गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी आप मीडिया पर इल्जाम लगाने लगे। अभी आप गुप्ता जी को आरएसएस वाला कह रहे थे। आप पूरी बातें नहीं सुन रही है जी। मैं कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम बनाकर जो कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सर वो इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आखिर आपके पास क्यों, कौन से आपके पास संसाधनों में कमी है सर? आपके पास स्ट्रेटजीज में क्यों कमी है? आप बार बार कहते हैं बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, तो क्या आपके पास ये जो संसाधन बीजेपी जुटा रही है, जो रणनीति बीजेपी कर रही है, क्या कांग्रेस के पास वो रणनीतिकार नहीं है? ये भी सवाल उठता है बार बार। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, पूछे। ये गुप्ता जी ने सवाल उठाया कि जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ कांग्रेस है। जी। हिमाचल में दोनों विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में 15 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली गई। वहाँ मोदी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी, वो खूब प्रचार किया था दिल्ली के अंदर। क्या हुआ?
तो देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है। जनता चाहे जिसे चुने, जनता चाहे उसे नीचे बिठा दे जी। तो ये जनता की जीत के ऊपर जो इतराने वाले लोग हैं ना, ये 2024 में भी अपनी गलतियों को सुधारने की जगह और इस अहंकार में अगर जाने वाले हैं तो निश्चित रूप से मुंह की खाने वाले हैं। और 23 में मध्य प्रदेश में, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, कांग्रेस का विकल्प तो मध्य प्रदेश में भी नहीं है। तो फिर क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हाथ से जा रहा है? इनडायरेक्टली गुप्ता जी ने ये बात स्वीकार करी। जी सचिन जी सवाल का जवाब लेते हैं। हम सचिन जी क्या जनता के लिए लड़ रहे हैं और हम जनता के जनहित की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक निरंतर करते रहेंगे। और बोलने वाले, मुंह चलाने वाले लोग केवल 50 किलोमीटर रोज चल के दिखा दें या एक ही दिन चल के दिखा दें। 50 किलोमीटर मुंह चलाना आसान है, सड़क पर चलना 50 किलोमीटर तो एक दिन में आपके नेता भी नहीं चल रहे हैं। आप कम से कम अपना तो ज्ञान। 25 चल लो, 25 किलोमीटर चल लो। सर कमलनाथ जी का वीडियो भी आपने सुना होगा। योगेश गुप्ता जी, कमलनाथ जी का दिखा दो। मर रहे हैं हम कमलनाथ जी का ही। 25 किलोमीटर चल के दिखा दो आप। उन्होंने ये बात कही थी। रही बात मुख्यमंत्री का चेहरा, तो माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा है। मजबूरी का मारा बताए और स्पष्ट रूप से है कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का सर वही कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम मर रहे हैं, हमें धूप में पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। सर तो बार बार वही बात हो जाती है। ऐसे वीडियो अगर आएंगे सर तो आरोप तो लगेंगे। कमलनाथ जी का कहने का ऐसा कोई तात्पर्य सर यहाँ भी इन द सेंस होगा। सर जैसे राजा पटेरिया जी ने इन द सेंस कह के हत्या और हार को बोल दिया, वैसे आप शायद इस बात पे भी कह रहे हैं, यही मान लिया जाए। मोदी जी, अमित शाह जी जो ये चार्टेड प्लेन में उड़ रहे हैं ना, इन लोगों से आप अपेक्षा करेंगे 25 किलोमीटर चले? ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाते हैं ना तो कार के अंदर चल के जाते हैं। सर ये इल्जाम पहले से ही लग रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है आप हमेशा से ये कह रहे हैं कि विदेश यात्रा वो कर रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, तो उनका असर भी तो देखिए सर। इतने यूक्रेन रूस युद्ध में देखिए, इसके अलावा जो वैश्विक छवि बन रही है, G20 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। 40 करोड़ क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? हो गए भारत में 2014 में 40 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ गरीब है। मोदी वैश्विक स्तर पर जो भारत की छवि है सर, उसके लिए जरा पीठ थपथपाइए अपने प्रधानमंत्री की। तो जो आदमी शौचालय बना रहा है टूटे फूटे और बनी हुई देश की धरोहरों को बेच रहा है, ऐसे आदमी की क्या उपलब्धियां 8 साल में? 8 उपलब्धि बताइए आप मोदी जी की मुझे। 8 साल में कोई 8 उपलब्धि बताइए। सचिन जी बताइए, उपलब्धियां बताइए। और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है आज जो देश में आज G20 देशों की जो मीटिंग के लिए अध्यक्षता भाजपा केंद्र सरकार को मिली, मोदी सरकार को मिली, भारत को नहीं मिला। वो भारत हमारा मजबूत भारत के कारण मिला और मजबूत भारत को कांग्रेस ने मजबूत किया है। कांग्रेस ने 70 साल दिए इस अखंड भारत को बनाने के लिए। इस भारत की मजबूती के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने काम करके दिखाया है, मुंह चला के नहीं दिखाया। लेकिन आप लोगों ने आप लोग सिर्फ मुंह चलाते हो। ना देश की जनता से आपको कोई सरोकार है, ना ही हमारे युवाओं से, ना किसानों की आय समृद्ध कर पाए। 2022 तक मोदी जी ने कहा था किसानों को समृद्ध बना दूंगा। बिल्कुल। चलिए 100 दिन का ये सफर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या राहुल गांधी जिन उद्देश्यों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से होते हुए यात्रा राजस्थान पहुंची है, लेकिन राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो स्वर नजर आए, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे विवादित चेहरे जुड़े जिनको लेकर कांग्रेस पर उंगलियां उठी, लेकिन लगातार यात्रा अनवरत जारी है। अंतिम प्रतिक्रिया में गुप्ता जी आपकी लेना चाहूंगी इस यात्रा को लेकर। अरे क्या होगी, वो तो वही कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलेंगे जैसा उगल रहे हैं अभी आधा घंटे से। सर आप पहले से ही आपको पता होता है। प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिक्रिया राजनीति नहीं मालूम होगा। आप ही कहीं पॉजिटिव सोच लीजिए कांग्रेस के लिए कि गुप्ता जी नेगेटिव ही क्यों बोलेंगे? कि आपको ये नहीं पता कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए? जहर उगलेंगे जी। देखिए आप यात्रा करने मात्र से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का जो है दावेदार नहीं हो सकता, उसको जनता जो है प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में तभी जो है राहुल गांधी विकल्प बनेंगे जब कांग्रेस जन आकांक्षी होगी।
कांग्रेस जन जन के लिए जो है प्रिय होगी तभी, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां हैं और जन विरोधी नीतियां हैं, तो जन विरोधी नीतियों के बल पर जो है कोई जो है प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी ने भी जो है एक यात्रा निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने जो है यात्रा की थी, लेकिन चंद्रशेखर जी कभी भी जो है अपने बल पर प्रधानमंत्री नहीं बने और न उनको प्रधानमंत्री बनने के लायक जो है उनको समझा गया था। मन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी यात्रा निकालने के साथ साथ जनता के साथ जनता के जो है मुद्दों पर जब तक अपने आप को नहीं जोड़ेगी तब तक वो व्यक्ति जो है न तो सत्ता का भागीदार हो सकता है और प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकता। और राहुल गांधी की छवि इतनी खराब हो चुकी है बयानों से, उनके कांग्रेस जिस छवि को सुधारने का प्रयास कर रही है या कांग्रेस की संजीवनी फूकने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कांग्रेस के लोग कहते हैं जो सोशल मीडिया में जो है मोदी का जो है प्रभुत्व है, अधिकार है, तो जिसके साथ जो देश की जनता रहेगी सोशल मीडिया में देश की जनता का जो है उसमें उभार होगा, उसका वक्तव्य जो है सामने आएगा। चलिए योगेश जी एक सवाल आपसे मैं कर लेती हूँ। जिस तरीके से बार बार अगर विष्णु गुप्ता जी की बात आप कह रहे हैं कि वो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, सर मेरी बात सुन लीजिए, अभी भी लोकप्रिय है, मजबूत है और 2024 में भी मोदी मजबूत होंगे। ये सोशल मीडिया का चलिए ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कोशिश तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन योगेश जी ये जो बार बार बात निकलती है, आप कह रहे हैं कि जहर उगलने का काम कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपने कुछ काम तो किए होंगे ना सर। आपको ये बार बार पहले से ही क्यों विश्वास हो जाता है कि हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो भी बोलेगा वो जहर ही उगलेगा? हम ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपना जो हुलिया बदला है, जो अपना चेहरा बदला है, तो क्या कांग्रेस का भी कलेवर तेवर और व्यवहार बदल जाएगा? क्या कांग्रेस में जो हमेशा से एक इल्जाम लगते आए हैं कि वहां पर शीर्ष नेतृत्व में थोड़ी सी कमी नजर आती है और यही वजह है कि जनता भी उस तरीके से विश्वास नहीं कर पाती, तो क्या अब वो दमखम नजर आएगा? तो आप वो सवाल का जवाब दीजिए कि वाकई कांग्रेस में इस तरीके की अंदरूनी कलह नजर नहीं आएगी। आपने कहा कि हम संसद से सड़क तक बात उठाएंगे, आपने अपने सबसे विश्वसनीय नेता को ही बोल दिया सड़क पर उतर जाओ, वो छोड़कर पार्टी निकल गए, कांग्रेस के हाथ से सत्ता ही निकल गई मध्य प्रदेश में। वही स्थिति अब राजस्थान में भी नजर आ रही है। जी इतने क्रॉस क्वेश्चन आपने कांग्रेस के लिए पूछे, काश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सर 100 दिन आपके ही पूरे हुए सर, तो मैं आपकी ही मंथन पे बात कर रही हूँ सर, आपकी रणनीति पे बात कर रही हूँ। मैडम सुन लीजिए, मैडम प्लीज मैडम प्लीज, भारतीय जनता पार्टी की नहीं निकल रही है। देखिए आज आपके ही 100 दिन की बात हो रही है सर कांग्रेस की। प्रश्न पूछे, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप बिना बिल्कुल सुनेंगी। जी देखिए मेरी बात को प्रमाणित किया गुप्ता जी ने लास्ट में ये कह के कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी का कोई तोड़ नहीं है, तो ये बात प्रमाणित करती है कि मोदी के गुणगान करने वाले आरएसएस से एक महाशय यहाँ बैठे हुए डिबेट में, इस बात को उन्होंने सत्यापित कर दिया। एक बात, दूसरी बात, राहुल गांधी जनता में कितने लोकप्रिय है ये जनता, देश और आपकी सम्मानित मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। आज दौसा की यात्रा को देख लो, कम से कम 1 लाख आदमी था जी। तो इसको भी अगर आप जनता का आशीर्वाद नहीं मानेंगे तो आप जनता की खिलाफत करने जा रहे हैं। गुप्ता जी ने कहा कि जन जन जब तक नहीं जुड़ेगा कांग्रेस सफल नहीं होगी, तो जन जन को जोड़ने के लिए ही राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है और जनता इसमें बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से जुड़ रही है। यही देखकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। राहुल गांधी जी जनता के मन की बात सुन रहे हैं, अपने मन की बात झिलवा नहीं रहे मोदी जी के समान। 8 सालों में क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का क्या हुआ? काला धन कितना आया? नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? जीएसटी से कितने गुजरात में बेरोजगारी का परसेंट पता है सर आपको? योगेश गुप्ता जी, गुजरात में आपको बेरोजगारी का परसेंट पता है? 25% बांध पर 700 किसान हमारा मर गया। 18 महीने दिल्ली में टीवी बांध पर बैठा रहा बॉर्डर पर और मोदी जी ने उनकी ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करवाई जैसे कोई विदेशी सेना का आक्रमण हो गया हो। तो हमारे किसानों के प्रति ये दुर्व्यवहार मोदी सरकार का क्या गुप्ता जी ने नहीं देखा? क्या वो किसानों का सम्मान कर रहे थे?
आप तो ये सब जनता देख रही है, इसीलिए पंजाब चला गया, इसीलिए हिमाचल चला गया। आगे आने वाले और भी राज्य जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को हमारे पास है ही, मध्य प्रदेश और वापस आएगा हमारे पास। जो है मध्य प्रदेश के किसानों का जो है किसान डिफॉल्टर हो गए। मध्य प्रदेश में 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिजली का बिल हाफ किए। ये बात कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार करी है, इसको आप झुठला नहीं सकते, ऑन रिकॉर्ड है। तो माननीय कमलनाथ जी ने अभी 4 दिन पहले पत्र के माध्यम से शिवराज जी को लिखा है कि जब हमने 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया तो शिवराज जी आप क्यों नहीं कर सकते हो, कर्ज माफी की योजना क्यों बंद कर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत आभार। योगेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। इन 100 दिन में जो भी मंथन चिंतन कांग्रेस ने किया है, उम्मीद करते हैं कि आगामी यात्रा में भी और ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले। सचिन जी, आपका भी धन्यवाद, और आचार्य विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। तो 100 दिन का सफर, लेकिन कितना आसान हुआ सियासी ये सफर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जिस मंशा के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, उनका मन था कि ये यात्रा राजनीतिक ना हो, जन जन का मन टटोलने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। आज 100 दिन पूरे हुए हैं, 8 राज्य, 42 जिले, 2800 किलोमीटर का पैदल सफर। जब इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी, तब यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, जो कि कभी एसयूवी से नीचे नहीं उतरे, जिन्होंने कभी धूल मिट्टी नहीं देखी, वो कैसे इस यात्रा को करेंगे। वो कांग्रेसी जिनके लिए कहा जाता था कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहते, लेकिन उनको एकजुट करके एक साथ इस यात्रा में लेकर चलना। हालांकि कई विवाद, कई खामियां जो हैं वो लगातार विपक्ष की तरफ से बताई जा रही हैं, देखी भी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सफर में राहुल गांधी की जो एक इमेज है, जो ये कहा जा रहा है कि उनका मेकओवर तो बदल गया, लेकिन क्या कांग्रेस का मेकओवर हो पाएगा? क्या कांग्रेस का सियासी जो सफर है वो आसान हो पाएगा और राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पर, शीर्ष नेतृत्व के तौर पर उभर कर सामने आ पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं 100 डेज जो कि कांग्रेस के हो चुके हैं। आगामी सफर में यह समझ में आएगा कि आखिर कांग्रेस कितनी सफल हुई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हुई। दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।